सोचने से कहाँ मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर निकलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये टॉपिक 100% आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज की डेट में जो टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स होता है। फ्रेंड्स, होता क्या है, आज की डेट में हम सेल्स के नाम से भी डरते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने भी जाते हैं ना, तो हमारा एचआर से फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होता है वो यही होता है, मैं मेरा काम सेल्स का तो नहीं रहेगा, हमें सेल्स तो नहीं करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं, तो आपका सेल्स का जो डर है वो आपके दिमाग में से निकल जाएगा। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि सेल दुनिया का सबसे आसान काम है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। इस पार्ट को हम 3 पॉइंट में बांटते हैं। फर्स्ट है कि फ्रेंड्स सेल्स क्या होती है, दूसरा है सेल्स किस किस प्रकार की होती है, तीसरा किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले पॉइंट पे आते हैं कि सेल होती क्या है। फ्रेंड्स, सेल को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए सेल में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है जिसको सर्विस लेनी होती है, जिसको हम कस्टमर बोलते हैं। दूसरा होता है एजेंट, जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। एजेंट का काम होता है प्रोडक्ट को सेल करना, कस्टमर का काम होता है उस प्रोडक्ट को खरीदना। लेकिन होता क्या है, शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जब एक इंसान अपने किसी सर्विस और प्रोडक्ट को किसी दूसरे इंसान या व्यक्ति को देता है, उसके बदले में कुछ अमाउंट या कुछ पैसा उससे लेता है, तो उसे हम सेल कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि सेल कितने प्रकार की होती है, सेल के क्या क्या टाइप होते हैं। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो सेल 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऑफलाइन सेल्स होती है, दूसरी होती है ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स क्या होती है, जब हम अपने किसी मोबाइल के थ्रू या किसी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट या यूट्यूब के थ्रू या हमारे किसी ई स्टोर के द्वारा अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं या सेल करते हैं, तो हमें ऑनलाइन सेल कहते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो ई कॉमर्स वेबसाइट आज की डेट में कर रहे हैं, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, ये सब क्या करती हैं, ये सब ऑनलाइन सेल्स करती हैं। ऑफलाइन सेल क्या होता है, ऑफलाइन सेल में जब एजेंट होता है कस्टमर के सामने होता है या सेल्समैन होता है वो कस्टमर के सामने होता है, तो उसे हम ऑफलाइन सेल कहते हैं। ऑफलाइन सेल की जो एग्जांपल है वो हमारे आसपास की कोई किराना शॉप हो सकती है, हमारे आसपास किसी कपड़े की दुकान हो सकती है, हमारे आसपास का कोई लोन एजेंट हो सकता है, हमारे आसपास का कोई बीमा एजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो एजेंट के सामने होता है, कस्टमर होता है वो एजेंट से फेस टू फेस बैठ के सर्विस ले रहा होता है। इसे बोला जाता है ऑफलाइन सेल इसको बोला जाता है। हमारा जो तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है कि सेल करते समय हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, किस किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो इस टॉपिक को समझने के बाद आप खुद कहेंगे कि सेल दुनिया का सबसे आसान काम है। फ्रेंड, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें हमेशा 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात क्या है, पहली बात है कि दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी कोई भी प्रोडक्ट सेल करना पसंद नहीं करता, परचेज करना पसंद नहीं करता। दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि जब तक हमें कस्टमर की प्रॉपर नीड का पता नहीं होगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, तब तक हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तीसरा जो इसमें है वो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस पर्सन को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिस पर्सन को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्या उस प्रोडक्ट के लिए वो डिसीजन मेकर पर्सन है, क्या उस प्रोडक्ट के लिए डिसीजन ले सकता है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले जिस पर्सन को हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या उसके पास हमारे प्रोडक्ट को लेने के लायक बजट भी है या नहीं है। वापस से आता हूं पहले पॉइंट पे, जो था हमारा कि दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना पसंद नहीं करता है। इसको मैं समझाता हूं। फ्रेंड्स, होता है क्या है, सपोज कीजिए कि आपकी तबियत खराब है, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, वहां पर आप किससे कंसल्ट करते हो, आप डॉक्टर के साथ। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख के देता है, मेडिसिन लिखने के बाद मेडिकल स्टोर पे जाते हो और वहां से मेडिसिन ले लेते हो। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता था कि आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पे जाके अपनी मेडिसिन भी ले सकते थे, उससे क्या होता है, कंसल्टेशन फीस बच जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया डायरेक्ट, बिकॉज आपको आपको परचेज करना पसंद नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई चीज लेना पसंद नहीं है, आपको क्या पसंद था, कंसल्टेशन लेना। रियल बात यही है फ्रेंड्स, होता है क्या, दुनिया का कोई भी कस्टमर हो या कोई भी कैसा भी कस्टमर हो, पैसे वाला हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी प्रकार का कस्टमर हो, उससे पहले कंसल्टेशन लेना पसंद है। जब तक वो कंसल्टेशन नहीं लेगा तब तक वो किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो हमें सेल्समैन बनने से पहले फ्रेंड्स क्या बनना पड़ेगा, एक कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कंसल्टेंट नहीं बनेंगे तब तक कोई भी प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर सकते। हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड, दूसरा पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पहले हमें कस्टमर का नीड का पता होना चाहिए कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट का रियल में उस कस्टमर को रिक्वायरमेंट है किस प्रोडक्ट की। बिकॉज जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कस्टमर को चाहिए क्या, हम सेल कैसे करेंगे।
तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या जो पता होना चाहिए कि उसको किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए हमें कस्टमर के साथ पर्सनली होना पड़ेगा, क्योंकि चाहे मैं हूं या आप हो, किसी इंसान को अपने घर के राज या अपने पर्सनल राज किसी को नहीं बताओगे, अपनी रिक्वायरमेंट तक आप किसी को नहीं बताओगे जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि इस आदमी के साथ आप कंफर्टेबल हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस इंसान के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। कंफर्टेबल होने के लिए हमें क्या करना है, उस इंसान के साथ पर्सनली होना पड़ेगा। जब आप पर्सनली हो जाएगी तो इंसान को आपको अपनी प्रॉपर एक नीड बताएगा। प्रॉपर जब नीड का आपको पता चल जाएगा, प्रॉपर नीड का जब पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आप उसको प्रोडक्ट सेल कर देंगे, बिकॉज आपको नीड का पता चल गया है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। पर्सनल होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, पर्सनल होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका प्रोडक्ट है वो इजीली सोल्ड आउट हो जाता है। तो उसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास एक आईफोन आपने नया लिया हुआ है, समझिए तकरीबन आपने 1 लाख रुपए का लिया था। आप रोड पे जा रहे हैं, आपको इमरजेंसी पैसे का रिक्वायरमेंट है, बस उसका बिल भी है। आप किसी पर्सन से बोलते हैं भैया मैंने ये 1 लाख रुपए का लिया था, आप इसको 20,000 रुपए में ले लीजिए, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो शायद वो बंदा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, बिकॉज आप उसको जानते नहीं है, वो आपको जानता नहीं है। तो आपसे कैसे एक आईफोन जो है 1 लाख रुपए को 20,000 में भी नहीं लेगा, सस्ता दे रहा है फिर भी नहीं लेगा। लेकिन यहीं पर अगर वो इंसान आपको जान रहा होता तो 20,000 की जगह 40,000 या 50,000 या लाख रुपए में भी आपसे वापस ले सकता था। लेकिन वो आपको जानता नहीं है तो 20,000 रुपए में भी नहीं लेगा। इससे क्या समझ में आता है, समझ में यही आता है कि यहाँ पे अगर किसी भी इंसान को अगर हमें प्रोडक्ट सेल करना है तो सबसे पहले पर्सनली होना पड़ेगा, बिकॉज बिना पर्सनली हुए, बिना जान पहचान बनाए हम उसको प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये रहेगा हमारा पॉइंट कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तीसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा वो ये कि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस पर्सन को अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, जिस पर्सन को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, क्या वो पर्सन डिसीजन मेकर है। सपोज कीजिए मैं उसको एग्जांपल से समझा देता हूं। आप एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, एक हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट है। आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस सेल करना है। आप एक फैमिली के पास जाते हैं, वहां पे एक 5 साल का बच्चा होता है और एक उसके फादर होते हैं जो कि डिसीजन मेकर होते हैं। तो आप अपना प्रेजेंटेशन किसको दिखाएंगे, फादर को या 5 साल के बच्चे को। अगर आप 5 साल के बच्चे को अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो शायद आपकी सेल नहीं होगी, क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं है। यहाँ पे क्या हमें डिसीजन मेकर मींस उसके फादर को प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी, उसके फादर को प्लान दिखाना पड़ेगा, उसके फादर को प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। अगर वो कन्विंस हो गए तो डेफिनेटली हमारा सेल हो जाएगा प्रोडक्ट, और वही हमारा टारगेट है, मींस कि हमें सेल करना है। लेकिन होता है क्या, इसको मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, शायद समझ में नहीं आया होगा। दूसरा एग्जांपल, सपोज कीजिए कि 3 लेडीज है, एक ननद है, एक बहू है, एक सास है, साड़ी की शॉप पे जाती है। आपके घर परिवार से भी जाती होंगी। तो होता क्या, सपोज कीजिए वहां पे जब वो जाती है तो सेल्समैन भी पहले देखता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी चलती है, और जिसकी सबसे ज्यादा चलती है वो उसके सामने साड़ी रखता है। जी मैडम आप बताइए कैसी लगी आपको साड़ी, क्योंकि उसको पता है अगर इसने डन कर दिया तो मेरी साड़ी सेल आउट हो जाएगी। और डेफिनेटली ऐसा ही होता है, वो भी पहले ये देखता है कि आप डिसीजन मेकर कौन है, तो हमें भी पहले देखना पड़ेगा डिसीजन मेकर कौन है। हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, होता क्या, कस्टमर 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके के कस्टमर कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। एक होता है कस्टमर जिसके पास पैसा भी है और रिक्वायरमेंट भी है। दूसरा है जिसके पास पैसा तो है लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा है जिसके पास रिक्वायरमेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है। चौथा है जिसके पास रिक्वायरमेंट भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। तो जो 4th नंबर का कस्टमर है वो हमारे लिए यूजलेस है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी 3 पे हमें टारगेट करना है। बाकी 3 पे भी जो जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसके पास पैसा है, जो हमारा पहला कस्टमर था, वो हमारे लिए 100% सेल के चांसेस है। तो हमें उस पर अपने 100% एफर्ट मारने, और डेफिनेटली अगर 100% एफर्ट आप मारते हैं तो आपकी सेल 100% कन्वर्ट हो जाती है सेल्स में, राइट। दूसरा होता है जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसको रिक्वायरमेंट है, तो अगर उसको कन्विंस करें तो कहीं से पैसा अरेंज कर सकता है और डेफिनेटली हमारी सेल निकल सकती है। जो 3rd टाइप का कैटेगरी कस्टमर है, पैसा नहीं है, सॉरी पैसा है लेकिन उसको रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर हम उसको बताएं, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएं, तो हो सकता है वो कन्विंस हो जाए, हमारी सेल हो जाए। डेफिनेटली इस तरीके से टोटल 4 कैटेगरी के कस्टमर होता है, उसमें से हमें 3 कैटेगरी के कस्टमरों पर फोकस करना है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो थी टोटल सेल्स के ऊपर थी। इसके अलावा सेल बहुत बड़ा है, मैं आपको 5 या 10 मिनट में सेल को नहीं समझा पाऊंगा। डेफिनेटली आगे की वीडियो में आपको सेल्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। डेफिनेटली आगे की वीडियोस अगर आपको हमारे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके हमें सजेशन जरूर दीजिएगा। प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन को और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।